Our today's topic is diversity and magnitude of organic compound. It means how the organic compounds are present in a large number and they have a large magnitude and they have a lot of variety. इसकी फर्स्ट रीज़न जो है वो मैं इससे पहले वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कैटिनेशन मीन द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू मेक covalent bond with itself and it is more stronger than the covalent bonding of with the other elements. Carbon shows the catenations और कार्बन का जो दूसरा मेंबर है इसी फैमिली का सिलिकॉन वो कैटिनेशन शो नहीं करता. इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ आइसोमेरिज्म. ये 4 टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी ज़्यादा वैरायटी और मैग्नीट्यूड क्यों है. फर्स्ट जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैटिनेशन. टुडे आई विल एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि एक जो कंपाउंड है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट वी कैन हैव अ कंपाउंड विच हैव one molecular formula but different structural formulas, and due to its different structural formulas it has many compounds. Because due to difference in structural formulas अगर structural formulas different होंगे then the compounds will be different. compounds की element की arrangement की वजह से compound जो है वो different हो जाते हैं. For example, this is the formula of C6H12 and O6. This is the formula of glucose, but this is the formula of fructose also. उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो सेम है बट अगर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ड्रॉ करें तो वो डिफरेंट होंगे. इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं आपको जब इसका टॉपिक आएगा तब ड्रा करके दिखाऊंगी. अदरवाइज़ हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आइसोमेरिज्म जो है वो एबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की कि वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज उनके सेम होंगे बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि कल वाले टॉपिक में मैंने आपको बनाकर बताया था कि पेंटेन जो है एक नॉर्मल पेंटेन है, ब्रांच पेंटेन है, ब्रांच पेंटेन्स जो है और साइक्लोपेंटेन भी है. इट मीन्स कि एक पेंटेन के कई जो है स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये बार बार रिपीट होंगे. सो डेट्स वाई आई एम नॉट explaining it more. Third point जो है strength of covalent compounds of carbon. Hydrocarbon is a chemistry of carbon and hydrogen and some other elements as nitrogen, sulfur and oxygen. But mainly जो है हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो कार्बन की जो ये जो स्ट्रेंथ है कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन with other elements, for example which elements, oxygen and nitrogen and sulfur. के कार्बन जो है वो खुद भी उसका स्मॉल साइज़ है और ये स्मॉल साइज एटम जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनके साथ जो केमिकल बॉन्डिंग करता है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है और इस वजह से उसकी कार्बन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा बना सकता है. कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ कार्बन की बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी कोवलेंट बॉन्डिंग की वो बहुत ज़्यादा है जी. फोर्थ पॉइंट जो है डेट इज़ मल्टीपल बॉन्डिंग. और उसके अलावा जो कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है वो भी मल्टीपल बॉन्डिंग हो सकती है. कार्बन कैन मेक विद अदर कार्बन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इन सबको हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा. ये 4 रीज़न्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतने ज़्यादा क्यों हैं और उनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों है जी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि हमारी सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. एक बार दोबारा मैं आपको बता दूँ बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर formed in animals as well as in plants
स्टार्ट में यही कंसिडर किया जाता था कि द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड और मेड बाय द प्लांट्स और एनिमल्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन बाद में जो है कॉल्बे और वूलर ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये वर्जिलियस का कंसेप्ट था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अ वाइटल force is required to make organic compounds, and this vital force is present in animals as well as in plants. But after discarding Wooler and Kolbe, this theory, a large number of compounds starting to make in the laboratories. अब हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने हैं। आपकी बुक में जो ये हेडिंग्स हैं, जैसे ओरिजिन, एक लाइन तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और दूसरी लाइन जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो फर्स्ट लाइन में ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड लाइन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका डिफरेंस भी साथ साथ है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन ओरिजिन मिलती कहाँ से हैं हमें ये, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमें एनिमल्स से और प्लांट से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ये रॉक्स से मिलेंगे। केमिकल कंपाउंड्स हैं ये बाकी जिनमें इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग वगैरह हो रही होती है, मिनरल्स, रॉक्स, इनसे नॉन लिविंग थिंग से ये हमें ऑब्टेन होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं, किससे कंपोज हुए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। Mainly these 6 elements form organic compounds। और इसके अलावा जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो 99% बायोमास बनाते हैं और 10 जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में मिनरल ट्रेसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। तो जो कंपोजिशन है मेरे 6 आपको बता दिए हैं वो ज़्यादा मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा बाकी जितने हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट हैं और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है डेट इज़ कोवलेंट लिंकेज। मेन बात ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। 9th क्लास में आपने कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग उन्हें स्टडी किया था। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है उनमें सारी की सारी जो है कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देकर भी बताऊंगी बेटा। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मेनली जो है आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और अगर कोई एलिमेंट्स है तो फिर उसमें जो है जैसे मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, और कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। फोर्थ पॉइंट जो है सोल्युबिलिटी मीन डिज़ोल्व होना। आपने 9th के यूनिट नंबर 6 में सोल्युबिलिटी वाला चैप्टर है कंप्लीट, उसमें पढ़ा कि पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बिकॉज दे हैव कोवलेंट लिंकेज सो दे आर नॉन पोलर, सो दे विल डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर खाने की बात करें, हमारे जितने भी खाना है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब के सब जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दे हैव कोवलेंट लिंकेज। अगर आप इन्हें वाटर में डिप करके रख दें दे विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर में ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। दे नीड सम स्पेशल थिंग्स टू डिज़ोल्व देम और टू digest them, and these special things are enzymes and which are non-polar in nature। और इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये जो है आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकते हैं, अदरवाइज़ वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। और जो इसके इन्वर्स जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे विल डिज़ोल्व इन वाटर और दे विल डिज़ोल्व इन पोलर solvents। जी दिस वन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो सकती है या नहीं पास हो सकती। अब मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल दूँ कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं।
वुड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे क्लॉथ्स, ये पेन, प्लास्टिक, ceramic tiles, and polyester and acrylic, नायलॉन, और फूड्स में ले लें, जितने भी फूड हैं, फ्रूट हैं, ये सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप देखें कि किन किन से जो है करंट पास हो सकता है। फोम भी ऑर्गेनिक है, फोम से करंट पास नहीं हो सकता, क्लॉथ से करंट पास नहीं हो सकता, प्लास्टिक से करंट पास नहीं हो सकता, करंट कैनॉट पास थ्रू वुड, कैनॉट पास थ्रू व्हीट फ्लोर, और ऑयल से पास नहीं हो सकता, एंड फ्रूट से पास नहीं हो सकता, बट इट कैन पास थ्रू metals, and it can pass through salts if they are present in their solution form. Salt अगर सॉलिड होंगे तो करंट पास नहीं होगा, और अगर लिक्विड फॉर्म में होंगे या फ्यूज्ड फॉर्म में, अपने डिजॉल्व फॉर्म में होंगे, तो करंट उनमें से पास हो सकता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं होती, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी से बर्न हो जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, जैसे अगर रोटी है तो जल्दी से बर्न हो जाती है, वुड बर्न हो जाती है, क्लॉथ्स बर्न हो जाती हैं, प्लास्टिक बर्न हो जाती हैं, बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये 6 पॉइंट है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड इज़ अ कोवलेंट, इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 800 एंड समथिंग, 800 के क्लोजेस्ट है, उससे थोड़ी सी अबव है, और 1410 आई थिंक, 1400 से थोड़ा सा अबव जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इट मीन्स ये कितने ज़्यादा हाई हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर किसी मेटल की बात करते हैं तो मेटल्स भी जो है 1100 से अबव 1900 तक की रेंज में उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा होता है। आगे स्टेबिलिटी, स्टेबल कितने हैं। अगर आप चूल्हे पर एक तरफ जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख दें, जैसे वुड रख दें, या ब्रेड रख दें, या फिर किसी फ्रूट को रख दें, या किसी प्लास्टिक को रख दें, और दूसरे बर्नर पर जो है आप जो है सॉल्ट रखते हैं, सोडियम क्लोराइड, या फिर आयरन रख दें, या फिर कॉपर रख दें, तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बहुत जल्दी से बर्न हो जाएंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाई टेम्परेचर तक जो है अपने आप को मेंटेन रखेंगे, और वो जल्दी से एक से दूसरे में चेंज नहीं होंगे। थर्ड जो है कंबस्टिबिलिटी, ये इसमें भी वही आ जाएगा बेटा, जलने की पार। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जल्दी से बर्न हो जाते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंबस्टिबल नहीं होते। Isomerism is the characteristics of a compound in which it has one molecular formula but different structural formulas। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है आइसोमेरिज्म होगी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, एंड इट इज़ आल्सो फार्मूला ऑफ molecular formula of fructose, but their structural formulas will be different. But in case of sodium chloride, if it is NaCl, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। ये दो कोई सोडियम क्लोराइड अलग अलग नहीं हो सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि ग्लूकोज हो जाए या फिर फ्रक्टोज हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, टाइम गेन करता है। आप खाना खाते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट होने में तकरीबन 2 आवर्स से लेकर 2.5 आवर तक लग जाता है, या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो इट मीन्स जो हमारी बॉडी में जाकर प्रोसेसेस हो रहे हैं डाइजेशन का, वो स्लोली हो रहा है। इसी तरह अगर खाना या खाने की बात ना करें, आप कोई गला सड़ा हुआ क्लॉथ है, कपड़ा है, तो उसको मज़ीद गलने के लिए, उसकी डिकम्पोजिशन के लिए बहुत टाइम लगता है। वही 1 वीक या 15 डेज़ इतना टाइम लग सकता है उसको डिकम्पोज होने में। लेकिन अगर कोई आप जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका रिएक्शन करवाते हैं,
जैसे कि हमने एसिड और बेस में पढ़ा था कि एसिड और बेस वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और उन्हीं का रिएक्शन था। तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ विद इन सेकेंड्स। आपने दो रिएक्टेंट्स को जो है मिक्स किया, देन यू गेट द प्रोडक्ट। कोई भी टाइम उसमें नहीं लगता है, नो टाइम कंज्यूम इन rate of reaction in inorganic compounds, but in organic compounds it takes a time, so its rate of reaction is slow. स्टेबिलिटी का बेटा इसमें भी जो है उन्होंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, या आप केमिकल रिएक्शन और उनके बर्न होने से भी रिलेटेड ये बात कर सकते हैं। ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। थर्ड टॉपिक जो है हमारा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इससे पहले भी यहाँ बात हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ सम क्वांटिटी, विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और एक्स्ट्रा, एंड दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर can be the derivatives of the hydrocarbons. तो जो organic compounds हैं mostly we get them from animals and from plants. Animal और plants से, animals से जो आप obtain करेंगे वो proteins की form में है और fats की form में। Animal से आप carbohydrates obtain नहीं कर सकते। For example एनिमल मिल्क देंगे तो यू कैन गेट प्रोटीन, प्रोटीन मिल्क को जो है योगर्ट में कन्वर्ट करके यू कैन गेट फैट, फैट को फैट, बटर, चीज़, ये सब जो है आपको एनिमल से मिलेगी। फैट, बटर, चीज़, और यहाँ पे प्रोटीन आपको मिलेगी। आपको उनकी हर्ड्स मिलेंगी खाने जिनसे चमड़ा बनेगा, और उसके अलावा जो है some medicines you can make from animals, और ड्रग्स बन सकती हैं। और उसके अलावा जैसे हिरन से जो है हमें खुशबू वाली एक को मिलती है, मस्त कहते हैं, और इनके जो ग्लैंड्स होते हैं एनिमल से, उनसे ड्रग्स वगैरह ऑब्टेन हो सकती हैं। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स जो है वो हमारे लिए डेड प्लांट्स भी बेनिफिशियल हैं और लाइव प्लांट भी जो है बेनिफिशियल हैं। जो लाइव प्लांट्स हैं दे आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, carbohydrates, proteins and fats and vitamins. They are also source of vitamins. जितने फ्रूट हैं उनमें बहुत सारी विटामिन होती हैं, जितने वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत सारी विटामिन होती हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्लांट में बहुत सारे हैं, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं आपको बीन्स से, पल्सेस से, दालों से। अच्छा, फैट्स जो हैं सनफ्लावर से आपको सनफ्लावर का ऑयल मिलेगा, और उसके अलावा जो है मस्टर्ड प्लांट से आपको ऑयल मिलता है, आलमंड से ऑयल मिलता है, बटर जो पीनट से, उनसे पीनट बटर मिलेगा आपको। इट मीन्स कि प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जब यही प्लांट्स डाइड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर यू कैन गेट फ्रॉम देम गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। कैसे मिलेंगे ये आपको? इसके लिए एक जो है एक थ्योरी है, कह सकते हैं कि एक सोच है कि ये जो आजकल हम नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम जो पेट्रोल, डीज़ल और ये सारे जो फ्यूल्स हैं, ये जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये कहाँ से हमें मिले और ये कैसे बने? इनके बारे में जो है एक राय ये है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ज़मीन पर बहुत सारे जो हैं ट्रीज़ होंगे, और यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं, और फिर कोई ऐसा हुआ
कि ज़लज़ला आ गया या कुछ हुआ कि ये पूरी ज़मीन ऐसे पलट गई। ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो दे बरीड इन द सॉइल, और जो जितनी नीचे दब गई वो उतनी ज़्यादा ज़मीन, ऊपर से उसका प्रेशर, नीचे ज़मीन में गर्मी, और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, जिसकी वजह से जितने प्लांट्स थे, जितने एनिमल्स थे, वो डिकम्पोज नहीं हुए, बल्कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी जो बॉडी है वो कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? एनिमल्स की फैट जो है वो कन्वर्ट हो गई ऑयल में, और प्लांट्स जो थे वो उनकी वुड कन्वर्ट हो गई कोल में, और उनकी जो बॉडी में जो थोड़ा गैसेस प्रोड्यूस हुई वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। और अब जब हम ज़मीन खोदते हैं, वहाँ से निकालते हैं, तो वहाँ से गैस भी निकलती है, पेट्रोलियम भी निकलता है और कोल भी निकलता है। ये चीज़ें जो है, पेट्रोलियम जो है, डेट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, एंड इट इज़ नॉट अ फ्यूल, एंड वी कांट यूज़ इट एज सच। क्रूड ऑयल को वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते जैसे वो ज़मीन से निकलता है, बल्कि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, आगे हम इसको स्टडी करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस आप ऑब्टेन करेंगे, और उन फ्रैक्शन से जो है पेट्रोलियम जो है, फिर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को जो है मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में फिर आप ऑब्टेन करेंगे, जिनमें डीजल होगा और कैरोसिन ऑयल होगा, लुब्रिकेट ऑयल होगा, और बहुत सारे जो हमारे आसपास जो है चीज़ें वो प्रेजेंट होंगी। और गैस में भी इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फर्स्ट 10 जो है वो फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो जाएंगी। फर्स्ट 4 जो है वो गैसेस में आगे से जो लिक्विड आ जाती हैं, तो जो है डेड प्लांट से आप ये चीज़ें ऑब्टेन करेंगे। जी बेटा, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, लर्न करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज़ बेसिक टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।